नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के गांव जो हैं वो आजकल ड्रोन उन पर उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि ये गांव की फिल्म आखिर कौन बना रहा है, लेकिन ये ड्रोन गांव में बसी बस्तियों के वीडियो यहाँ पर जो बनाए जा रहे हैं ताकि उनका नक्शा यहाँ पर बनाया जा सके। देश के गांव में कई लोगों के पास खेतों के तो दस्तावेज हैं, लेकिन घरों के दस्तावेज नहीं हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, हत्याएं होती है। इसलिए अब उनकी मैपिंग शुरू कर दी गई है। यूपी के गांव में करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं। आबादी बढ़ने के साथ गांव में मकानों की तादाद भी बढ़ रही है। अब उनकी डिजिटल मैपिंग के लिए ड्रोन के जरिए गांव की बस्तियों की वीडियो फिल्म बनाई जा रही है। ये काम प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। ये आपका 1:500 स्केल पे आबादी क्षेत्र का नक्शा तैयार होना है, जिसके लिए क्या होता है ड्रोन फ्लाई किया जा रहा है अभी। उसके बाद जो भी आबादी क्षेत्र है ग्राम की, उसका क्या होता है नक्शा बनाया जाएगा। इस स्वामित्व योजना का ऐलान पीएम ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पे किया था। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गाँव में खेत, चारागाह, तालाब, गाँव समाज की ज़मीन के साथ साथ आबादी का एरिया भी दर्ज है, लेकिन उस आबादी में घरों के नक्शे और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भी नहीं पता कि किसका घर कितना बड़ा और कहां तक है। अब जमीन और आसमान दोनों से इसका इंदराज होगा। लोग बसे हुए हैं, बड़ा नंबर आबादी का है, तो उसमें जो जो जहां जहां बसा हुआ है, जो जो इसका एरिया है, चाहे उसकी सहन है, आबादी है, घर है, बांसकोट है, अगल बगल जो घर के बीच में है, इसी तरह जो रास्ते हैं या जो नेचुरल रास्ते, तो उसको हम रास्ते के रूप में फिक्स कर देंगे। गांव में घरों के जो नक्शे सरकार बनवा रही है, उसे लेकर भी विवाद के तमाम अंदेशे हैं। तमाम जगहों पे पहले से ही झगड़े चल रहे हैं। इसलिए गांव के घरों का आखिरी नक्शा जारी करने से पहले सरकार उसे प्रकाशित कर उस पे गांव वालों की राय मांगेगी। जैसे ही वो कागज फाइनल हो, उसमें तो ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, तो नक्शा पब्लिश करते हैं। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि हमारा एरिया कम हो रहा है, हमारा एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्जेक्शन लेकर के उसको फाइनलाइज करके प्रपत्र 7 होता है, 7 में हम पब्लिश करके उसे फाइनल कागज का रूप दे देते हैं। रियल एस्टेट में 2004 में जो उफान आया वो टायर 1 शहरों से बाहर पहुंच गया, और 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आने के बाद भी देहातों में ज़मीन की कीमतें काफ़ी बढ़ गईं। बड़े पैमाने पर गाँव में शहरीकरण हुआ और बड़ी तादाद में बिल्डर वहाँ प्लॉटिंग कर महंगी ज़मीनें बेचने लगे। इससे गाँव में भी ज़मीनों की कीमत आसमान छूने लगी और झगड़े बढ़ गए। हाल के दिनों में गाँवों में घरों की ज़मीनों को लेकर होने वाले झगड़े भी कई गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि कभी जो ज़मीन मिट्टी के मोल हुआ करती थी, अब वो सोने की तरह कीमती हो गई है। यूपी का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां नाली, खड़ंजे और रास्ते को लेकर के झगड़े नहीं चल रहे हों। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि गांवों में घरों के नक्शे हों, उनका रिकॉर्ड हो, ताकि इसको लेकर होने वाली फौजदारी को रोका जा सके। सोनभद्र में प्रभात, बहराइच में सलीम सिद्दीकी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है। अब दिन दहाड़े लूट के मामले भी सामने आ रहे हैं। मेरठ में बदमाशों ने भागवल ज्वेलर्स के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी नाराज हो गए हैं और बाजार उन्होंने बंद कर दिया है। दोपहर में 4 बदमाश एक बाइक पर आए और जागृति विहार में मौजूद भागवल ज्वेलर के शोरूम में घुसकर तमंचे के सहारे 10 लाख कैश और 5 किलो चांदी लूटकर वो वहां से फरार हो गए। लूट के दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी के कारोबारी जो है अमन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ सौरभ जैन जी हैं, उनकी दुकान पर बता रहे हैं कि 4 लोग आए और अंदर घुसा। उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ डिमांड की। फिर उनका बेटा आया, बेटा ने आने के बाद विरोध किया। उसमें उनके बेटे को फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगी है और वो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में थे। बाकी डॉक्टर से बात हो रही है अभी क्या सिचुएशन है। और मौके पे हम लोग हैं, पूरी चीज़ें और आसपास के जो भी कैमरे लगे हैं वो सारा देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें जो भी तथ्य होगा उसको सामने लाएंगे। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। रविवार को बुलंदशहर से एक सवारी छोड़कर आते समय दिल्ली के कैब ड्राइवर की ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक कैब ड्राइवर आफ्ताब को जय श्री राम बुलवा कर मारा गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को किसी भी सांप्रदायिक बात से इनकार कर रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की आइए देखते हैं रिपोर्ट।
पैसे ले जाते, सब कुछ ले, मेरे पापा को छोड़ देते, पापा को छोड़ देते। मेरे पापा दिल्ली के रहने वाले 45 साल के कैब ड्राइवर आफताब आलम के बेटे के आंसू थम नहीं रहे हैं। आफताब आलम की रविवार रात ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में कुछ लोगों ने हत्या कर दी। आफताब एक सवारी छोड़कर बुलंदशहर से वापस आ रहे थे और रास्ते में 3 लोगों को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया था। हाँ, से लगा, उनको कहा कि आगे छोड़ देने के लिए। पापा को डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है। बेटे साबिर का कहना है कि पिता ने उन्हें फोन किया था और जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली। पापा को डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है। साबिर का कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग में एक जगह है उनके पिता से आरोपी जय श्री राम कहने के लिए बोलते हैं। पापा ने मुझे कॉल लगा के साइड में रख दिया फोन। मैं यहाँ उनकी पूरी बात सुन रहा था। रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। 7 से 8 मिनट पे उन्होंने उनको फोर्स किया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। पापा ने जय श्री राम बोला, उनको गाड़ी से उतार के अब गेट बंद करने की आवाज़ आती है और उनको सर पूरी तरह मारा जाता है। अगर लूट पाट की घटना है तो गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? गाड़ी में मेरे वॉलेट भी है, गाड़ी मेरी सही सलामत है, गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं है, एक ब्लड का निशान नहीं है। उन्होंने गाड़ी से उतार के मारा है। लेकिन पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक आपराधिक घटना बता रही है। पुलिस के मुताबिक किराए को लेकर हुए विवाद में यह हत्या हुई है और अपराधी किसी दुकान वाले से जय श्री राम कह रहे हैं। ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो दिल्ली से, गुड़गांव से सवारी लेकर के और बुलंदशहर भूड़ चौराहे के पास गया है, वहाँ उसको छोड़ा और उसके बाद इसने बिना बुकिंग के सवारी बिठाई और सवारी बिठा करके ला रहा था। जो टोल प्लाजा हमारा, वहाँ पे भी जो है ये कुछ लोग उतर करके इस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं। टोल देने को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है। उसके बाद जो है वो इसकी जब घायल अवस्था में बॉडी मिली तो हमने इसको अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। चूँकि घटनास्थल चूँकि ये बुलंदशहर का था, उसके बावजूद भी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और तो और अब तक किसी आरोपी की पहचान तक नहीं हुई है। पुलिस को NH91 के टोल प्लाजा से CCTV मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश चल रही है। नोएडा पुलिस ने पूरे केस को बुलंदशहर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि आरोपी कैब में बुलंदशहर से बैठे थे। परिवार का कहना है कि उन्हें जय श्री राम बुलवा करके मारा गया। ये धार्मिक आधार पर हत्या की गई है। पुलिस कह रही है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आपराधिक घटना है। किराए को लेकर विवाद हुआ और उसमें इनको जान से मार दिया गया। यानी आदमी की मौत तो हुई, तो अगर आदमी की मौत हुई तो 2 दिन बीत गए हैं घटना की। पुलिस अब तक आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है, जबकि उनका कहना है कि उनके पास CCTV फुटेज भी आ गया है। तो अब तक जो दोषी हैं वो फरार हैं। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम और एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आगरा का जिक्र करते हैं। यहां SSP कार्यालय के सामने एक महिला ने अपने और अपने बच्चों के ऊपर केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी महिला को बचाने में यहां पर आखिरकार कामयाब रहे। तुलसी नाम की महिला कई दिनों से न्याय के लिए गुहार लगा रही थी। उसके पति पर दबंगों ने हमला कर दिया था, जो अब अस्पताल में भर्ती है। ये महिला इसी मामले में इंसाफ के लिए लगातार चक्कर लगा रही थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मुझे इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे पहले बेटा मुंह साफ कर। मेरा पति हॉस्पिटल में भर्ती है, दरोगा पैसे ही लेकर के वो खुद पकड़ दे रहा है। कोई सुनवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती? केंद्र सरकार के खेती से संबंधित अध्यादेश का पंजाब में भारी विरोध हो रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पूरे पंजाब में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है। किसानों का कहना है कि सरकार का अध्यादेश किसान विरोधी है, इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अध्यादेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी खत्म कर दिया गया है। किसानों का मानना है कि बड़े व्यापारी अपनी मर्जी से फसलों की कीमत तय करने लगे।
और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ के श्योपुर में केंद्र सरकार के अटल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में जारी भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों और प्रशासन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर किसान डीएम दफ्तर में ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन डीएम के आने में देरी पर स्थानीय कांग्रेस एमएलए की अगुवाई में पहुंचे किसान यहां पर भड़क गए। कांग्रेस विधायक ने तो अर्धनग्न होकर शीर्षासन तक कर डाला। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद किसान कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन चस्पा कर वहां चिपका कर वापस लौट आए। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। एक तरफ कुछ नेता और दल बिहार में फिलहाल चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पटना में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें तेजस्वी यादव से कमान संभालने की अपील की गई है। इस बड़े से पोस्टर में तेजस्वी को अर्जुन की तरह पेश किया गया है और तेज प्रताप को कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। इस पोस्टर में राज्य की बदहाली को लेकर भी तरह तरह की बातें लिखी गई हैं। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन का असर हर वर्ग पर पड़ा है। कलाकार भी इससे अछूते नहीं रहे। पुणे में थिएटर आर्टिस्ट और स्टेज आर्टिस्ट ने विरोध प्रदर्शन कर इन क्लासेस को शुरू करने की मांग की है। महाराष्ट्र नृत्य परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले करीब 6 महीने से लॉकडाउन की वजह से कलाकारों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए वो कम से कम 50% क्लासेस शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के राजौरी में मशहूर सूफी संत बाबा गुलाम शाह धारा शरीफ 5 महीने बाद खुल गया है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पास है। धारा शरीफ खुलने से स्थानीय व्यापारी और दुकानदार बेहद खुश हैं। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं।